मान भी जुड़े हुए हैं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह जी और यूकेजी प्रवक्ता पीसी थपलियाल जी, वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। देखा जाए तो ब्रेक पर जाने से पहले और बड़ी खबर बताने से पहले थपलियाल जी, हम आपसे चर्चा कर रहे थे, हम चाहेंगे कि आप अपनी बात पूरी करिए। कि जो मोदी जी ने जी। एक निर्णय लिया कि कैबिनेट बैठक, और कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले, तो पूरा देश इस समय देख रहा है। और जिस कारण देश नाराज है मोदी जी से, उनके डिक्टेटोरियल बिहेवियर से, उनके इंडिविजुअल फैसले लेने से, और जिस तरह से आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत ज्यादा आक्रोश है। जिस जी। तरह से उन्होंने कहा कि अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। नड्डा जी ने भी चुनाव के टाइम पे कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में हमारे गडकरी जी हैं या राजनाथ सिंह जी हैं, जो प्रधानमंत्री बनने का जिनका एक सपना है, क्योंकि किसी ने ठेका नहीं ले रखा है कि तुम हर बार तुम ही प्रधानमंत्री बनो और दूसरी ओर तुम जो चाहो करो, सामूहिक फैसलों से दूर रहो। लेकिन इन तमाम सवालों के बाद जो आज जो अभी तक प्रधानमंत्री जी को अपना रिजिग्नेशन राष्ट्रपति जी को दे देना चाहिए। राष्ट्रपति जी भी अपने उन घावों को सलाह रही है, जिसमें कि जब नई संसद का उद्घाटन हुआ था और उसमें उनको उस उद्घाटन में आमंत्रित नहीं किया गया। जब राम मंदिर का अयोध्या में हुआ, उसमें महामहिम को नहीं बुलाया गया। वो घाव उनके सीने में है। वे आज जितने लोग हैं, आज वो इस इस मौके को चूकेंगे नहीं। वो फिर वो गलती नहीं करेंगे कि उसी के हाथ में सत्ता दी जाए जो किसी हर व्यक्ति को। आज देखो, चुने हुए मुख्यमंत्री जेलों के अंदर हैं। आप जी। ये देखिए, ये लोकतंत्र है। किस तरह से तुमने फैसला ले दिया नोटबंदी का, आज दिन तक वो उग्रवाद आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। किस तरह से तुमने किसानों को 1 साल तक बॉर्डर में कील गाड़ कर, देखिए कैसे ही देश भूलेगा, उनके आंसू रोया था इस देश इनके फैसलों से। हमारी जो प्लेयर थी, वो किस तरह से उनका बेइज्जती हुई जंतर मंतर में, जो इस देश का गौरव। ऐसे व्यक्ति जो इन तमाम, जो मणिपुर को जलते हुए देखता रहा, ऐसे व्यक्ति को कौन सत्ता में दोबारा बिठाएगा? बिल्कुल कैसे? थपलियाल जी, देखा जाए तो विपक्ष के पास कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने जवाब नहीं दिया है, उसकी जवाबदेही बनती थी, लेकिन उन मुद्दों को देखा जाए तो खास तौर पर मेरे ख्याल से ध्यान नहीं दिया गया। और विपक्ष के पास यही एक मौका था इन मुद्दों को उठाने का, और लगातार विपक्ष ने अपना कार्य भी बहुत बखूबी से किया। हमारे साथ लगातार वरिष्ठ पत्रकार जी भी जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी, देखा जाए तो यहाँ पर एक बड़ी बात अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी करें तो अयोध्या से अगर जुड़े हम बात करें तो अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के एक मुद्दा बनाया गया कि हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं। कुछ इस तरीके का जो है नारा भी लगातार बीजेपी की ओर से दिया गया। नतीजे सामने आए तो बीजेपी प्रत्याशी खुद अयोध्या से हार गए। उसके बाद अगर हम देखें तो जिस तरीके से कैसरगंज अगर सीट की बात करें तो वहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट ना देकर उनके बेटे को टिकट दी गई। चुनाव के दौरान भी कई ऐसी बात सामने आई जहां पर उनके बेटे की कार से दुर्घटना हुई और इस तरीके के तमाम मामले सामने आए, लेकिन वहां से करणभूषण सिंह जो है वो जीत गए हैं। जबकि उनके पिता ब्रजभूषण शरण सिंह पर अभी भी जो पहलवानों का केस है वो भी चल रहा है। उसके बावजूद तो ये दो अलग अलग स्थितियां हैं जहां पर देखा जाए तो अयोध्या से हार गए हैं, लेकिन वहीं पर अगर कैसरगंज सीट की बात करें तो वहां पर जीत गए हैं। कैसी स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश का जी। जो मिजाज है वो पूरे भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले राजनीतिक रूप से ज्यादा सक्षम और संपन्न है। उत्तराखंड की जो सॉरी उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, जी। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है। बिल्कुल। ठीक है। अगर हम उत्तर प्रदेश के राजनीतिक पूरे उसके ताने बाने को देखें और समझने का प्रयास करें तो आजादी के बाद से लेकर के वर्तमान समय तक एक देश का इतना बड़ा राज्य, जिसे दुनिया के 7वें देश के रूप में कहा जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से वो दुनिया का 7वां राज्य, वहां की कानून व्यवस्था, वहां की जातीय व्यवस्था, वो तमाम सारी चीजें। और अभी कुछ देर पहले भाजपा की प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने एक बात कही थी कि उत्तर प्रदेश की जातीय व्यवस्था, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इस चुनाव में वो सारी चीजें फैक्टर फिर से उभर करके आए। ठीक। सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बनारस की सीट से, जहां से वो 3 लाख और 4.5 लाख के वोटों के अंतर पे जीते थे, वो 1.5 लाख के अंतर से जीते।
तो ये जो फर्क आया है, सीधे 3 लाख का मार्जिन कम हुआ है, ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय संगठन के लिए भी और भाजपा के लिए भी चिंतन का विषय है। खासकर तब जब आपकी वहां डबल इंजन की सरकार है और आप दूसरी बार योगी आदित्यनाथ जी वहां के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। सारी जगह चैनलों में भी और तमाम लोगों के बीच में भी ये बात बड़ी प्रचलित रही कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा विषय हुआ करता था, जिस पर यह बात निकल करके आई कि योगी आदित्यनाथ के आने के बाद उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर लगाम लगी है, चीजें पुनर्स्थापित हुई हैं। और ये बात विपक्ष के लोगों की तरफ से भी निकल करके आ रही थी। लेकिन विकास कार्यों में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चीजें हुई हैं। वहां पर चाहे सड़कों को लेकर के बात हुई हो या एयरपोर्ट्स को लेकर के बात की जाए, हम काशी में जिस तरह से चीज निर्माण हुआ, अयोध्या में जिस तरीके से निर्माण हुआ, चीजों को लेकर के बात की जाए, लेकिन बावजूद इसके आप अयोध्या की सीट हार जाते हैं। आपको ध्यान होगा कि जब यहां मैं एक बड़ी बात कहने जा रहा हूं, देखिए आप सबको ध्यान होगा कि जब राम मंदिर उद्घाटन हुआ था और प्रभु श्री राम की मूर्ति का वहां पे प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, तो जब वो कार्य उस पूरे पूजन कार्य संपन्न होने के बाद जब एक जनसभा जैसी वहां पर संपन्न हुई, जिसमें मोदी जी और संघ प्रमुख मोहन भागवत जी और कमेटी के लोग भी थे, तो जो अंत में जब संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने जब अपने भाषण की शुरुआत की, तो उन्होंने अपने शुरुआती उसमें एक बात कही थी कि, और ये बात मैंने हमेशा कई जगह चर्चाओं में भी रखी, कि उनका कहना ये था कि अक्सर जोश में होश में लाने का काम मुझे ही दिया जाता है। संघ कम बातें कहता है लेकिन उसके बहुत दूरगामी मैसेज होते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। ये बात संघ ने आपको 3-4 महीने पहले अगर मोहन भागवत जी ने ये बात कही है, तो इसके कई परिणाम, कई दूरगामी संदेश थे, इसमें कई सारी चीजें ऐसी छिपी हुई थी। लेकिन अगर उसको समय रहते समझ लिया जाता तो चीजें भाजपा के लिए बहुत ज्यादा बेहतर स्थिति में होती। लेकिन वो ना देखा गया ना समझा गया। और अब जिस तरह से ये बात निकल करके आई कि जेपी नड्डा का ये कहना कि भाजपा को अब संघ की जरूरत है, नहीं है। ठीक, भाजपा ने संघ को नहीं बनाया है, संघ ने भाजपा को बनाया है। और भाजपा जैसे संघ में कई अनेक संगठन भी हैं। ठीक है, एक ऐसा संगठन जो 1925 से लगातार समाज के बीच में कार्य कर रहा है, कुछ ना कुछ तो संगठन में बातें होंगी कि वो जीवंत बना हुआ है। वरना आप देखिए कि दुनिया की तमाम विचारधाराएं आई और चली गई। ठीक है, तो वो सारी चीजें खत्म हो गई। लेकिन संघ अपना 100वां साल 2025 में पूरा करने जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो उसकी चीजें, उसके भीतर कुछ बातें होंगी, कुछ चीजें होंगी जो उसका जनता से सीधा कनेक्शन है, जनता के बीच में रह के, समाज के बीच में रह के काम करने की जो उनकी बात है, जो भारतीयता और हिंदुत्व और राष्ट्रीयता को लेकर के जो उनके विचार रहे हैं, उसका भी एक वहां पर ये खामियाजा देखने को मिला है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये तमाम सारी चीजें उभर करके आती थी। वहां जो सांप्रदायिक समीकरण वहां जिस तरीके के निकल करके आते थे, हमने सबसे ज्यादा दंगे उत्तर प्रदेश में देखे हैं। जातीय समीकरण जो वहां उभर करके आते हैं, और जातीय समीकरणों के आधार पर वहां पर राजनीतिक दलों का गठन हुआ है, उन राजनीतिक दल सत्ता में भी रहे हैं। तो ये तमाम सारी चीजें ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश को अन्य राज्यों से अलग करती हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए कुलदीप जी, एक फोकस जो होना चाहिए था जी, उसकी कमी यहाँ देखने को मिली। बिल्कुल। और देखिए कुलदीप जी, यहाँ पर एक गौर करने वाली बात ये भी है कि गाजीपुर की बात करें तो जैसे कि कहा जाता है कि मुख्यमंत्री जब से योगी आदित्यनाथ बने हैं उसके बाद कहीं ना कहीं माफिया खौफ जो है खत्म हुआ है। गाजीपुर की भी अगर हम विशेष तौर पर बात कर लें तो वहाँ पर जिस तरीके से अफजाल अंसारी की जीत हुई है और समाजवादी पार्टी की एक बड़ी जीत हुई है, जहाँ पर लगातार जो है मुख्यमंत्री माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का जो बात कहते नजर आ रहे हैं, उसके बावजूद देखा जाए तो गाजीपुर में अगर हम देखें तो वहां पर देखा जाए तो जिस तरीके से जीती है समाजवादी पार्टी, तो यहां पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात कही। क्योंकि वहां जिस तरीके का भाजपा और योगी आदित्यनाथ जो अक्सर कहते थे कि भय मुक्त समाज की जो बात होती थी, और इस तरीके से वहां पर एनकाउंटर के माध्यम से माफियाओं का जो हमने अंत देखा, जिस तरह से चीजें निकल करके आई, उसके बाद से फिर उसी प्रकार के, उसी स्वभाव के लोगों का चुनाव में जीत करके आना। मैंने थोड़ी देर पहले जो बात कही थी ना कि ये
समाज के बीच में हमारे लिए एक बड़ा विषय रह जाता है कि भाई ये शोध का विषय बन जाता है कि वो कौन सी चीजें हैं जो जनता में मतदान के लिए उनके दिमाग में रहती हैं। आज ये फिर निकल करके वही चीज हुई जो उत्तर प्रदेश में उभर करके आई कि जो माफिया मेंटेलिटी के लोग थे वो फिर चुनाव में विजेता बन करके जी कहीं ना कहीं उनकी जो समाज में रॉबिनहुड की एक जो छवि है, तो वो राजनीतिक दलों के जो कार्य हैं, जो विकास के कार्य हैं, उन पर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो चीजें फिर निकल करके आ रही जी हैं। और दूसरी एक बड़ी चीज, ये सरकारों को भी सोचना चाहिए कि वो क्या कमी रह गई कि जो उनके कार्य जनता के हितों को प्रभावित नहीं कर पाए। इस पर बिल्कुल सरकार को सोच जरूर करना चाहिए, राजनीतिक दलों को भी सोच जरूर करना चाहिए बिल्कुल कुलदीप कि जी। ये विश्लेषण का विषय है कि भाई क्या चीजें रही जो इन चीजों से इतर ये परिणाम देखने को मिले। जाहिर तौर पर, और हमारे साथ चर्चा में बीजेपी नेता प्रदीप मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। उससे पहले हमारे साथ चर्चा में प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह जी भी जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रदीप मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। आपसे चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ लगातार चर्चा में यूकेडी प्रवक्ता पीसी थपलियाल जी जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा जी। जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं फिलहाल यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी ने जिस तरीके से पिछला जो इतिहास रहा है, पिछला जो अगर हम आंकड़ों की बात करें, सीट की बात करें, वो जीती थी और उसके बाद अब समाजवादी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आई है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जो परचम है वो कम होता नजर आया। यहाँ पर अगर बात करें तो आखिर ऐसे क्या मुद्दे रहे हैं जो बीजेपी पिछड़ गई, आपसे ही हम जानना चाहेंगे। जी नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं ये बताना चाहूंगा, हम लोग जो लोकसभा का चुनाव है और जो कुछ स्टेट के जो चुनाव थे जी 3-4 राज्यों, जी हम लोग नरेंद्र मोदी जी को चेहरा मान के हम लोग चुनाव में उतरे थे जी और हमारे नरेंद्र मोदी जी आइकन है। और जितना उम्मीद थी हम लोग सभी कार्यकर्ता संगठन पूरा इस कार्य में लगा, लेकिन उत्तर प्रदेश से जितनी उम्मीदें थी उत्तर प्रदेश से हम लोग उतनी सीट नहीं ले पाए। और पार्टी इस कार्य में लगेगी कि मतलब कहाँ हम लोगों से चूक रही, कहाँ किस कैंडिडेट सिलेक्शन में चूक रही, या संगठन इस कार्य में पूरा लगेगा। हाँ, जहां भी जो भी समस्याएं हम लोग दूर करेंगे। और एनडीए की तीसरी बार हम लोगों की सरकार बनी है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग तीसरे टर्म में हर विकास कार्य हमारा मुद्दा था, डेवलपमेंट मुद्दा था, डेवलपमेंट मुद्दे को आगे लेके चलेंगे और विकास कार्य को गति देने के लिए हम लोग आगे बिल्कुल बिल्कुल 5 वर्षों प्रदीप में जी, फिलहाल देखा जाए तो अभी एनडीए गठबंधन की एक बैठक होनी है और उसके बाद ही अगर उस गठबंधन में नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू पहुंचेंगे और उनका समर्थन मिलता है, तब कहीं जाकर के एनडीए को बहुमत मिलेगा और वो जो है केंद्र की सरकार में वापस आएगी। हमारे साथ यूकेडी से पीसी थपलियाल जी भी लगातार चर्चा में जुड़े हुए हैं। थपलियाल जी, देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें, पहले हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता जुड़े थे, इसके बाद बीजेपी के नेता भी जुड़े हैं। एनडीए की जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर हम बीते 7 चरणों की बात करें तो वहां पर कई ऐसे बीजेपी के जो प्रत्याशी थे वो काफी ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, ऐसा जो कि जनता को लगा और जनता के बीच जब हम गए तो उन्हें भी ऐसा लगा और उनसे भी बातचीत में ऐसी सामने आई। लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करते हैं तो विपक्ष ने भी कुछ एक आधी मुद्दे हैं जिनको उठाया है जोर शोर से, और लेकिन जैसा कि विपक्ष का काम होता है, महंगाई, बेरोजगारी, इसको लेकर के घेरा है। अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ पर जिस तरीके से यूसीसी लागू हुई, तो क्या लगता है कि यूसीसी जो है कहीं ना कहीं उत्तराखंड वासियों को इस पर यूसीसी पर उन्होंने सहमति जताई है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो इतने बड़े अंतर के साथ बीजेपी प्रत्याशी ना जीतते। देखिए, अभी तक यूसीसी लागू नहीं हुई है जी। यूसीसी ये कह रहे हैं कि हम जुलाई में लागू करेंगे, लेकिन जो यूसीसी में जो बड़ी खामी है जी। उस खामी को लोग समझ गए हैं कि 1 साल कोई भी व्यक्ति यहाँ पे रहेगा उसको स्थायी निवासी मान दिया जाएगा, ये उसके अंदर है, जिसको कि अभी तक जनता को नहीं मालूम। जनता को अभी तक कोई ऐसा संगठन नहीं, क्योंकि कभी भी जो प्रचार तंत्र है, प्रचार तंत्र का पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मुट्ठी में रखी हुई है और उसके आगे हम बौने पड़ जाते हैं जनता को समझाने से। मैं बोल नहीं रहा कि कितना विडंबना है
कि 5 के 5 सांसद यहां से गए बिना एनी कमिटमेंट के। कोई कमिटमेंट नहीं उनका जनता के साथ। कोई अमित शाह के पीछे छुप के गया, कोई मोदी जी के नाम पे गया, लेकिन 3 बार जीत गए। और मोदी जी को अभी भी बोल रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश ने इस देश को बचाया, उसके लिए इस उत्तर प्रदेश का पूरा भारत हमेशा ऋणी रहेगा। देखिए आप टैनी, आपने ये चीज देखी है कि टैनी को जिसके बेटे ने रोक दिया था किसानों को लखीमपुर खीरी में, उसको हरा दिया वहां की जनता ने। आप ये देखिए कि किस तरह से आप ये बोल रहे हैं कि माफियों को एक तरफ योगी खत्म कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ केंद्रीय नेतृत्व अपने पाले में रख रहा है। ब्रिजभूषण सिंह क्या माफिया नहीं है? अब जो अंसारी की बात आपने कही कि अंसारी कहीं भी माफिया, वो ठीक है, उसके भाई रहा होगा, उसके नाम पे लोग बोलते रहेंगे कि माफिया है मुख्तार अंसारी, लेकिन अफजल तो नहीं था माफिया। उसका बेटा ने क्या शानदार लेक्चर दिए इस चुनाव के टाइम पे, हम हतप्रभ रह गए। उनका एक इतिहास था है, उसका नाना ब्रिगेडियर था जिसको महावीर चक्र मिला। उस परिवार को किस तरह से माफिया कहकर, तुमको टैनी माफिया नहीं दिखाई देता, तुम्हें ब्रिजभूषण सिंह माफिया नहीं दिखाई देता, तुम्हें उत्तराखंड में जो साउथ अफ्रीका से आ रखे माफिया वो नहीं दिखाई। आज उत्तराखंड तो पूरे माफियों के शिकंजे में है। हम तो माफियों से लड़ना हमारे लिए बड़ी भारी चुनौती है, जो सीमाओं में हम दुश्मन को हरा देते हैं, लेकिन घर के भीतर बैठे हुए माफियों से हम हार जाते हैं मैडम, हार जाते हैं। इसलिए इन लोगों का ये कहना कि अब मैं बहुत खुश हूं और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि किसी भी तरह से देश इन 2 व्यक्तियों को, जिनके कारण पूरा देश बेचैन रहा 10 साल तक, उनको नहीं बैठने देगा सत्ता में। मेरे को पूर्ण विश्वास है। मैंने चुनाव से पहले, रिजल्ट आने से पहले भी कहा था, मैंने पूरा ये स्टेटमेंट दी थी कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस देश का जो फैसला होगा उस डिक्टेटरशिप हिटलरशाही के खिलाफ होगा। जिस तरह से लोकतंत्र को अपनी जूते की नोक में रखकर शासन कर रहा था एक व्यक्ति, वो बहुत चिंतनीय व्यक्ति हमारे सारे संसाधन बेच रहा था। किस तरह से वो कि लोगों को धर्म के नाम पे ठग कर और बेधर्म का काम कर रहा था, वो हमने देखा। क्योंकि चंद लोग समझ पाते हैं उस व्यक्ति, जब व्यक्ति कोई किसी तरह के षड्यंत्र से जनता को बेवकूफ बनाने का काम करता है। हमारे उत्तराखंड में आप ये देखो, महिलाओं को किस तरह से बेवकूफ बनाया गया। मतलब हर ब्लॉक से 6000 महिलाएं अयोध्या ले जाया गया। अयोध्या, बद्रीनाथ केदारनाथ नहीं, जो इतना पावरफुल, जो भगवान की पूरी दुनिया यहाँ आती है। हमारी महिलाओं ने आज दिन तक, कई महिलाएं हैं जिन्होंने बद्रीनाथ केदार नहीं देखा, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर की जो स्थापना है वो भी तो 500 साल बाद हुई है। वो 500 साल बाद स्थापना, अभी तो सब कह रहे थे कि ये बेड टाइम पे हुआ है, संपूर्ण तौर से वो मंदिर बना ही नहीं है। हमारे शंकराचार्यों ने चीख चीख के कहा था कि ये व्यक्ति गलत काम कर रहा है, ये तो अपने को भगवान मान। लेकिन देखिए, उसके बावजूद देखा जाए तो राम मंदिर में हर रोज रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर ये मुद्दा रहा था, जाहिर तौर पर ये मुद्दा, इनसे हम भी परिचित हैं कि पूरी तरीके से राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ, उसके बावजूद उसका जो वहां पर प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई, और ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं उस दौरान सामने आए थे। इसको विपक्ष को जोर शोर के साथ उठाना चाहिए था। विपक्ष ने ये मुद्दे उठाए, लेकिन हालांकि वो कहीं ना कहीं मुद्दे दब गए। तो ये विपक्ष का काम होता है ना कि इन मुद्दों को वो जोर शोर के साथ उठाए। देखिए, हमारी आवाज जब आप ये देख रहे हो, अभी आपने बोला कि कांग्रेस किस तरह से लड़ी, हमने देखा ना, उसके तो अकाउंट सीज हो गए थे, और उसके बावजूद भी बिना धन का आपने बड़े बड़े नेताओं को, आम आदमी पार्टी बिना नेता का लड़ी, वो वहां झारखंड में तुमने अंदर कर दिया मुख्यमंत्री को, वो बेचारा। आप देखते रहो ना किस तरह से यहाँ पे किया। इस चंद्रबाबू नायडू जिसके भरोसे सत्ता बना रहे, इसको भी अंदर कर दिया था। इसलिए व्यक्ति को, जो कि एक तरह में नेशनल फ्रंट का चेयरमैन था इस देश का 1996 में, लेकिन इतिहास कैसे सुई घूमती है, मैं अचरज में हूं। धन्य हो इस देश को, जो जिस देश की जनता इस तरह की वर्डिक्ट देती है और ऐसे लोगों को नकेल डालती है जिन लोगों ने इस देश को अपनी जेबी संगठन मान लिया। आप ये देखिए किस तरह के भाषण हमारा मुख्य प्रधानमंत्री दे रहे थे, सारे लोग चिंतित थे इस देश के। उनको, हमारे मुस्लिम भाइयों को बाहरी बोल रहे थे कि यहाँ बाहरी आ गए। किस तरह से उन्होंने राजस्थान का जो भाषण था, और उसमें वो चुनाव आयोग चुप रहा,
जिस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट की चिंताओं को बार बार जी। हमने देखा है कि किस तरह वो जो सुप्रीम कोर्ट ने उन पे कहा कि भाई इतना मत करो कि तुम हर चीज अब निर्णय ले रहे हैं। देखिए और इस थपलियाल जी, समय हम आपकी बात पर सहमत हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कुछ बहुत सी ऐसी बातें कही हैं, मुसलमान मंगलसूत्र, इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे बयान हैं सामने आए। हालांकि यहाँ पर यह भी देखा जाए तो कोई नई बात नहीं है। देखिए चुनाव में धर्म, जाति, इन सब चीजों को लाना कोई नई बात नहीं है भारत में। लेकिन इतने लो लेवल में आप ये देखिए प्रधानमंत्री का क्या कद होता है। एक प्रधानमंत्री बोल रहा है कि मैं बायोलॉजिकल बॉन्ड नहीं हूं। उस माँ का अपमान, जिस माँ के को आगे करके वोट देता था, वो तो समटाइम मेरे को लगा कि ये आदमी तो मेंटल संतुलन खो चुका है। मतलब कभी कुछ बोल रहे, कभी कुछ बोल रहे। हम लोग, अदने से लोग, ऐसे प्रधानमंत्री पद पे अगर हम उंगली उठा रहे हैं तो ये चिंतनीय विषय होना चाहिए पार्टी के लिए कि हमने ऐसे नेता को आगे करके रखा हुआ है जो नेता आज कुछ बोल रहा है, कल कुछ बोल रहा है। मंगलसूत्र कोई सब्जेक्ट है मैडम? मैडम, अगर चुनावी मुद्दे जो हैं जी। वो सब्जेक्ट होने चाहिए। चुनाव जो जनता महंगाई के कारण त्रस्त है, बेरोजगारी के कारण त्रस्त है, सीमाओं में सोनम वांगचुक चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हमारे चारागाहों को चीन ने हथिया लिया है, तुम पीट करके बैठे हो। क्या हो गया इस नेतृत्व को? मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये लोग कभी भी इस सीट पे सत्तासीन नहीं हो पाए। अगर देश में जिस बिल्कुल। तरह अगर पार्टी में जरा भी निर्णय लेने की क्षमता, देखते रहना 4 घंटे के अंदर क्या फैसले होते हैं। हद होगी। जाहिर तौर पर अभी देखने वाली बात भी है कि क्या फैसला होता है, केंद्र में सरकार किसकी बनती है। कुलदीप राणा जी, आपका रुख करेंगे। और देखा जाए तो इस दौरान कई, अगर हम मुद्दों की या बयानों की बात करें तो बीजेपी जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ती आई है, हालांकि अगर धारा हम 370 की बात करें या फिर उसके अलावा राम मंदिर, जिन मुद्दों को उसने पूरा किया है, उनको लेकर के चुनाव में उतरी है। लेकिन विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी ने उनका जवाब नहीं दिया है, बीजेपी की ओर से उनका जवाब नहीं दिया गया है। फिर चाहे वो मणिपुर का मुद्दा क्यों ना हो, काफी संवेदनशील मुद्दा रहा है, उस पर ना प्रधानमंत्री ने कुछ बहुत ही कम समय का मौन रखा और उस पर बातचीत की। उसके बाद वो मणिपुर कभी बीजेपी के ओर से सामने आया ही नहीं। और देखा जाए तो सत्ता वहां पर मणिपुर की अगर हम बात करें तो वहां पर बीजेपी की ही सत्ता रही है उसके बावजूद, क्योंकि ये संवेदनशील रहा है। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी जो कई अहम मुद्दे हैं उन पर विपक्ष को जवाब नहीं दे पाई है, सरकार हम अगर बात करें तो वहां पर जनता के बीच जाकर उन मुद्दों पर नहीं बात कर पाई है, तो क्या इन सब वजह भी एक बड़ी वजह हो सकती है बीजेपी के पिछड़ने की? देखिए, मुद्दों पर राजनीति करना जी। और और मुद्दों को जीवंत रखना, ये विपक्ष की बड़ी जिम्मेदारी होती है। और यही विपक्ष की एक तरीके से हम कहें कि लाइफ लाइन भी है। ठीक। आपको ध्यान होगा कि एक बार गडकरी ने, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा था कि भाजपा को विपक्ष में रहने की मास्टरी है, क्योंकि वो सत्ता में कभी रही नहीं है तो उसे ज्यादा अनुभव नहीं है। और वहीं कांग्रेस के साथ और विपक्ष के तमाम बड़े दलों के साथ ये विडंबना रही है कि उसको सत्ता पक्ष की ज्यादा आदत रही। वो आंदोलन की भाषा, आंदोलन की भूमिका को कभी समझ ही नहीं पाई। आप एक चीज देखिए कि आज भले ये बात दीगर होने जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी अगर इस समय फिर अगर लोकसभा में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं तो वो जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार शपथ लेने वाले दूसरे प्रधानमंत्री होंगे देश में। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद का क्या इतिहास रहा, नेहरू के बाद का? कोई भी राजनीतिक दल 10 साल के बाद दोबारा से सत्ता में आने में नहीं लौट पाता। यूपीए भी जब हमने देखा कि 2004 से 2014 तक, और आपको याद होगा कि थपलियाल जी को मैं खासकर विशेषकर कहूंगा कि थपलियाल जी को विशेषकर याद होगा कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात का विधानसभा चुनाव लड़ने के तुरंत बाद लोकसभा चुनाव की कमान थाम ली थी। और पूरे 1.5 साल पूरे उन्होंने देश भर में घूम घूम करके न जाने कितनी सैकड़ों जनसभाएं की, यात्राएं की, उनका कितना बड़ा एक मूवमेंट उन्होंने खड़ा कर दिया। बीजेपी मुद्दों को लेकर के सड़कों पर आ गई। आज हम बार बार हमारे चैनलों में, और विपक्ष जो है भाजपा की एक नेत्री हैं जो स्मृति ईरानी, जिनका जो चुनाव हार गई हैं, उनको मजाक बनाता था कि ये सिलेंडर लेकर के सड़कों पर आ जाती थी। आप ये देखिए कि उन्होंने, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि भाजपा ने उस वक्त जन मुद्दों को भाजपा का राजनीतिक मुद्दा बनाया। जो जनता के विषय थे उन मुद्दों को भाजपा ने
एक्वायर किया, उनको अपनी आवाज दी और उनकी लड़ाई लड़ी, और यही एक वजह था कि जनता उनके साथ खड़ी हो गई। आज 10 साल के बाद जब राहुल गांधी ने पहली भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, देखिए ये एक समाज विज्ञान के उसमें और राजनीतिक विज्ञान में कहा जाता है कि आंदोलन की जो ऊर्जा है उसको बड़ा संग्रहित करके रखना पड़ता है, उसको संभालना और उसको लेके चलना एक बड़ा जिम्मेदारी भरा काम होता है, दूरदर्शिता और का विषय होता है, ठीक है। और क्योंकि उन्हीं आंदोलनों से जन नेता पैदा होते हैं, भारत में इसका इतिहास रहा है, जेपी जन नेता रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखिए क्या हुआ, राहुल गांधी अपनी आधी यात्रा को छोड़ करके बीच में चले जाते हैं, वो पूरी ऊर्जा जो निकल करके आ रही थी, बिल्कुल कुलदीप जी, देखिए जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो जनता से जुड़े मुद्दों पर इस बार पिछड़ती हुई दिखाई दी और उसका खामियाजा उसे चुनाव में भी देखने को मिला। और जाहिर तौर पर विपक्ष की अगर बात करें तो उन्होंने इसी अपॉर्चुनिटी को लपका और कहीं ना कहीं इसी वजह से आज विपक्ष जो है मजबूत स्थिति में इस चुनाव में देखने को मिला। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं जहां पर जनादेश 2024 बीते दिन जो रिजल्ट सामने आए उसके बाद अब देखने वाली बात होगी कि सत्ता में किसकी सरकार आती है। इसी बीच बड़ी खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी बता दें, जहां पर लोकसभा चुनाव 2024 में मैनपुरी से जीत का प्रमाण पत्र लेने के बाद डिंपल यादव ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाएंगे। समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी जीत समाजवादी पार्टी दर्ज करा रही है। उन्होंने एक सकारात्मक राजनीति को चुना है और लगातार मैनपुरी ने सकारात्मक राजनीति को ही हमेशा चुना है और हमारी प्राथमिकता रहेगी कि इस क्षेत्र का विकास कैसे होगा। जी, वहीं गठबंधन अच्छी सीटें उत्तर प्रदेश में लेके आए, कैसे देख रही हैं इसको? गठबंधन पूरे देश में और प्रदेश में बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है और समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ यह चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ी है और मैं समझती हूँ ऐतिहासिक जीत की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। डिंपल जी, दावे धरे के धरे रह गए, एनडीए के बड़े बड़े दावे किए थे, 400 पार का दावा दे रहे थे। मैं समझती हूँ जो बीजेपी है ये माइंड गेम प्ले करना जानती है, लेकिन इस बार क्योंकि 2022 के चुनाव में जो समाजवादी पार्टी ने झेला था हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने, तो इस बार पूरी तैयारी के साथ इनके हर षड्यंत्र का भांडा फोड़ते हुए मैं समझती हूँ समाजवादी पार्टी ने एक भारी मात्रा और भारी सीटों से जीत दर्ज कराने का काम कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश की चर्चित लोकसभा सीट मेरठ पर बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल ने जीत दर्ज की है और इस सीट पर अरुण गोविल ने समाजवादी पार्टी उम्मीदवार सुनीता वर्मा को 10,000 से अधिक वोटों से हराया है। जीत के बाद बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल ने मीडिया से क्या कुछ कहा है आपको सुनाएंगे। सबसे पहले मेरठ की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा, मेरे नेताओं का धन्यवाद करना चाहूँगा, पदाधिकारियों का धन्यवाद करना चाहूँगा, तो शीर्ष नेतृत्व बीजेपी का जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा, मुझे जिम्मेदारी, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और यहाँ के सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि मैंने जो जिम्मेदारी अपने ली है अपने ऊपर, मैं उसका पूरी तरह निर्वाह। ना मथुरा ना काशी अब की बार अवधेश पासी, ये नारा फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में जमकर गूंजा। सामान्य सीट पर दलित अवधेश प्रसाद ने जीत दर्ज की है। ऐसा अयोध्या के इतिहास में पहली बार हुआ है जब सीट सामान्य हो और जीत का सेहरा एक दलित प्रत्याशी पर सजा हो। जीत के बाद अवधेश पासी ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाएंगे। हम तो बता दें, ये जीत का श्रेय जो है इस चौवन लोकसभा फैजाबाद की देवतुल्य जनता को देना चाहता हूँ, जिन्होंने ये किया है। और उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को कि उन्होंने मुझे उम्मीदवार बनाया है और ऐसी सीट पे बनाया है जो सामान्य सीट है। यहाँ तक मेरी जानकारी है कि 77 साल की देश की आज़ादी के बाद इस तरह की सामान्य सीट पर कोई रिजर्व कैंडिडेट नहीं लड़ाया गया था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है और उन्होंने जो तजवीज़ किया था उसकी सराहना पूरे देश में हुआ है, क्षेत्र में हुआ है कि उन्होंने अवधेश प्रसाद को उम्मीदवार बनाकर बहुत अच्छा काम किया है। अमरोहा सीट से भाजपा प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर ने जीत दर्ज की है। कंवर सिंह ने गठबंधन प्रत्याशी दानिश अली को करीब 35,000 वोटों से हराया है। जीत के बाद मीडिया से चौधरी कंवर सिंह ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं।
मैं सबसे पहले तो अपने अमरोहा की जनता को अमरोहा के मेरे भाई बहनों ने जो चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और माननीय मोदी जी के जो काम किए थे देश के अंदर, उनकी वजह से, और कुछ मैंने भी काम किया जनता का, तो आज ये जीत आप लोगों की जीत है। और मैं यही बोलूँगा आगे आने वाले टाइम में मैं अमरोहा की जनता की सेवा कर सकूं, यही बात अपनी रखना चाहता हूं। धन्यवाद सभी। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।